बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तवील अरसे के बाद मैं इमरान अफजल राजा एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों की बेपनाह मोहब्बत और उफ़्फ़त का शुक्रिया कि आपने मुझे अपना चैनल जारी रखने पर इसरार किया। कुछ लोगों ने इसे व्यूज और फेम का चक्कर भी समझा, हालांकि मेरा मकसद व्यूज की तरफ नहीं था, बल्कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग किस्म का ये पोर्टल है। मैं ट्विटर पे भी वक्त देता हूँ, तो यूट्यूब पर वक्त देना मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा हो, तो इसको कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दिया जाए। मगर आपने बहुत इसरार किया और मुझे खुशी भी हुई कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और आप उसको अच्छा समझते हैं। फेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि फेम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्विटर पर ऑलरेडी इतना मिल चुका है कि जब ट्विटर कुछ दिन के लिए खामोश हुआ तो इसकी बाज़गश्त ज़मान पाक तक सुनी गई। ये मेरे लिए एक बहुत एजाज की बात थी। मुझे एक बड़े करीबी दोस्त ने बताया कि आपका वहाँ जिक्र खैर हुआ और पूछा गया, तफसील ली गई, तो मेरे लिए बहुत हौसला अफजा था। बाकी अब आते हैं कुछ मेरी जो में गैर हाजिरी थी और जिसके बारे में काफी चहमगोइयां भी हुई और कुछ हद तक दुरुस्त भी हुई, कुछ गलत हुई, कुछ लोगों ने ओवर अंदाजे लगा लिए, मगर कुछ हद तक लोगों के अंदाजे दुरुस्त भी थे। और उसमें मैं अब कुछ वजाहत करूं, पिछली डॉक्यूमेंट्री में मैंने ट्वीट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट्स लगाए थे, तो कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को नहीं समझ आई। इकरार कर रहे थे सब कि मैं अपने मुंह जुबानी बताऊं कि क्या हुआ था। कोशिश करूंगा काफी हद तक आपको एक्यूरेट और दुरुस्त मालूमात दी जा सके और उसमें कोई मुबालगा आराई ना हो, याददाश्त के ऊपर इन्हिसार करते हुए, क्योंकि जुबानी है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा। तो इंशाल्लाह आपको तफसीलात बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। बहुत खतरनाक। एंड तक देखिए, इसका सब का जो मैं आपको बताऊंगा, स्टार्ट में जो तमहीद होगी सब कुछ, इसका निचोड़ आपको एंड में जाके जो आखिरी 6-7 मिनट हैं उसमें सब तफसीलात आएंगी, जो मेरे ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स किए गए थे और कैसे हुए थे, मेरा ट्वीट डिलीट कैसे हुए थे और मैं उस वक्त कहाँ था और मेरा व्हाट्सएप पे क्या हो रहा था, ये सब तफसीलात एंड में आपको पता चलेंगे इंशाल्लाह। वाकयात सुनाते हुए इनमें कुछ वक्फा आ जाए या कुछ लम्हे के लिए ठहर जाऊं तो माजरत, क्योंकि मुझे अपनी याददाश्त के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त मालूमात आप तक पहुंचानी है। तो सोच सोच कर कोशिश करूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त बोलूं और अच्छा बोलूं, ताकि आपको सुनने में भी अजीब ना लगे और मालूमात भी आपको दुरुस्त तरीके से पहुंच जाए। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 9 अप्रैल 2022, जब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कैसे एक अवामी लीडर को, एक कौमी लीडर को गिराया गया। हालांकि वो लड़ रहा था, वो आखिर तक जंग को लेकर गया। उसने उस वक्त तक इन लोगों के असाब को चढ़ा कर रखा जब तक खुद इनकी हिम्मत जवाब ना दे गई, और अपनी कठपुतलियों से आगे उन लोगों को खुद आना पड़ा जो पिछले 75 साल से अपने मोहरों को इस्तेमाल कर रहे थे। और ये लोग कभी खुद मैदान में नहीं आए, सिवाय इसके कि इनको आगे आकर मार्शल लॉ लगाने पड़े। ये लोग खुद मैदान में आए, इन लोगों ने अदालतें खुलवाई और उन्होंने उस शख्स को शिकस्त देने की कोशिश की जो ये बोने सियासतदानों के काबू में नहीं आ रहा था। इन लोगों ने उसको यकीन दहानियां करवाई थी कि ये उसके साथ हैं, ये सियासत छोड़ चुके हैं, ये गैर सियासी हो चुके हैं। मगर उसको भी इतला मौसूल हो रही थी कि ढके छुपे ये लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं, ये लोग डीलिंग्स भी कर रहे हैं, ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। मगर वो इनको जुबानी समझाता रहा, इनको बताता रहा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे मत करना, इस तरह की कोई गंदी गेम मत खेलना। मगर इन लोगों को अपने मफादात अजीज थे, इन लोगों को मालूम था ये क्या कर चुके हैं, और अगर गेम इनके हाथ से निकल जाती तो इनकी 75 साल जो इजारादारी है वो खत्म हो जाती। आप तमाम लोगों की तरह मैंने भी लिखना शुरू किया, मैं भी इसके खिलाफ बोला। करोड़ों पाकिस्तानी ये गंदी गेम होते देख रहे थे और खामोश नहीं रह सके, सड़कों पर निकले, बाहर निकले, एहतजाज किया। के हाथ में जितनी ताकत थी वो करता रहा। कुछ लोगों के पास कलम की ताकत थी, अल्फाज की ताकत थी, हमने अल्फाज से बोलना शुरू किया। और मैंने उस रात फैसला किया कि जिन लोगों के लिए हम लोग लड़े, इंडिया के लोगों से भी लड़े, इंडिया के ट्रोल से लड़े, इंडिया के बड़े बड़े प्रोपेगेंडा से, यूरोप में जो बैठे हुए हैं इनके एजेंट्स, उनके साथ हम लड़ते रहे। अब वक्त आ गया है कि अपनी आंखों की पट्टी मोहब्बत की उतारी जाए। जो झूठी पट्टी हमने बांध रखी थी, जिस झांसे में हम लोग आए हुए थे, इसको हटा के अब जरा हकीकत का रुख किया जाए। और हकीकत ये थी कि इमरान खान की पीठ में जुरा घोंपने वाले लोग यही थे, जिन्हें वो भी अपना समझते रहे, जिन्हें हम भी अपना समझते रहे। पहली कॉल मुझे मौसूल हुई जब मैंने वो ट्वीट किया कि पाकिस्तान के दो बड़े इदारों सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू ने मिलकर खान को गिराया है। एक ने हाथ बांधे और दूसरे ने पांव। और मेरे कुछ बड़े अजीज, मैं उनकी शनाख्त नहीं बताऊंगा, जाहिर बात है। तरीका वारदात यह है कि आपको दोस्ताना तरीके में बताया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको बज़ाहिर हमदर्द बन के बताया जाता है कि अरे यार ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, फलां चीज यूज मत कीजिए, इस लफ्ज को काट दीजिए। बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा बातें जो मैं लिख चुका था वो मैंने बाद में डिलीट की, इसी चक्कर में समझाने के इनके। मैंने सोचा कि शायद मेरे खैर ख्वाह हैं, ये मुझे ठीक बता रहे हैं, मैंने शायद गलत लिख दिया होगा, मैंने उसको डिलीट किया। मगर जो चीजें मुझे 100% यकीन था कि मैंने ठीक लिखी हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस चीज का गवाह है कि आधी रात को अदालतें खुलवाने वाले कौन लोग थे और अदालतें खोलने वाले कौन लोग थे, और
आधी रात को प्रिजनर वैन पार्लियामेंट के बाहर भेजने वाले कौन लोग थे? शहबाज गिल का, डॉक्टर अरसलान का और FIA के जो अफसर थे रिजवान, इनका नाम ECL लिस्ट में डलवाने वाले कौन सी ताकतें थी? वो कौन लोग थे? जब इमरान खान साहब की अभी हुकूमत मौजूद थी, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अभी तक पंजाब में मौजूद थी, उसके बावजूद ये आला अफसरान को अहकामात दे रहे थे। कहानी स्टार्ट होती है वहां से। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इमरान साहब, आपने ये इदारों का नाम लिख दिया, आप इदारों की तौहीन कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कोई इदारों की तौहीन नहीं की है, मैंने वो बात लिखी जो पूरा पाकिस्तान जानता है, और इदारे पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है, कोई इदारा पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। मैंने उनका नाम लिखा, मैंने बोला, और मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। मैंने वो लिखा जो मुझे महसूस हुआ। फिर मेरे अकाउंट की रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई, मेरा अकाउंट रिपोर्ट होना शुरू हुआ। हर रोज मुझे एक तो ट्विटर की तरफ से ईमेल्स आती थी जिसमें मेरे ट्वीट्स मेंशंस होते थे कि आपने ये फलां खिलाफ वर्जी कर दी। एक ट्वीट में मैंने बलूचिस्तान का हैशटैग लगाया, उस पर आपने मुझे रिपोर्ट किया, और उस पर बकायदा लिखा होता है कि पाकिस्तान की लॉ एजेंसीज को मेरे ट्वीट से क्या तकलीफ। मैंने कभी किसी शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, किसी इदारे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। जो वाकयात होते हैं, जो तसलसल होता है, उसके मुताबिक बात की जाती है। अब उसमें किसी इदारे का अगर नाम आएगा किसी वाकया में, तो क्या वो वाकया कोट नहीं करेंगे या वो वाकया नहीं लिखेंगे? तो उससे खबर कैसे लोगों तक, हकीकत कैसे पहुंचेगी? ये 90 की या 70, 80, 90 की दहाई नहीं है कि आप अखबारात बंद करवा लेते हैं, जरायद बंद करवा लेते हैं, टीवी आपका अपना PTV था, और मीडिया तो आपका साथ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आपने बड़े बड़े चैनल, टॉप 10 में उस दिन लिस्ट जारी हुई, टॉप 10 में 7 चैनल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद आप लोगों को हमारी छोटे छोटे ट्वीट्स के साथ डर है। इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, पर जितने लोग देखते हैं, शायद हमारी बात आपको भी असर करती होगी जो आपको तकलीफ होती है। आपने मुझे एक ट्वीट पर प्रेशराइज किया कि जी आपने DG लिख दिया उसके अंदर। DG जो आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आपने उसमें DGs के नाम नहीं लिखने थे, उनका आपने वो ओहदा मेंशन नहीं करना था। यार, क्या मैंने तौहीन कर दी? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। एक वाकया हुआ, मैंने उसको मेंशन किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करना है, तो जब तक मैं लिखूंगा नहीं वो किन लोगों की थी, तो वो कैसे लोगों को पता चलेगा? मैं अब उसके बारे में क्या नामालूम अल्फाज यूज करूं? आपने मेरा वो ट्वीट भी रिपोर्ट किया। के बाद मैंने आपसे बोला कि मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी आपको उसका मसला हुआ कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना था। इसी तरह वाकयात गुजरते गए। मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, और YouTube चैनल पर जब मैंने अभी तीसरे से चौथा वीडियो मेरा अभी अपलोड हुआ, मेरे कुछ, मेरा ख्याल है कोई 1-2 अभी 2500 थे, मगर उसमें कुछ क्लिप, 2-3 क्लिप ऐसे थे जो टिकटॉक पर वायरल हो गए। तो आपने मुझे पैगाम भेजे कि इमरान, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसे मत कर रहे हैं। और मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बोला मुझे मेंशन कीजिए कि मैंने किस जगह पर और कौन सी बात गलत लिखी है, तो आप मुझे बताइए। अगर वो गलत होगी तो मैं उसको म्यूट कर दूंगा, मैं अपने चैनल पर भी उसको म्यूट कर दूंगा। मगर आपने मुझे मेंशन नहीं किया, आपने जस्ट यही बताया कि वो अच्छा नहीं है, वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। ये किसी कौन था ये आपने मुझे मेंशन नहीं किया, मगर ये कहां से आ रहा था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हो सकता है मौसूफ भी सुन रहे हो जो मुझे फोन कॉल्स करते रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस वीलॉग का सबसे अहम पार्ट, जहां से सारा कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ। इत्तेफाक की बात है कि मेरा और अरशद शरीफ शहीद भाई का चैनल, हम दोनों के ऊपर नीचे कुछ दिन के फर्क से चैनल स्टार्ट हुए, और हम लोग काफी उनके चैनल्स की मालूमात से और उनके नॉर्मल जो उनके वीलॉग्स से, उनसे हमें रहनुमाई मिलती थी। अरशद भाई के सोर्सेज बहुत ज्यादा थे और उनकी मालूमात बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती थी। तो जैसे ही एक मैंने मेंशन किया, मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने मेंशन किया कि मेरा चैनल अरशद शरीफ भाई ने सब्सक्राइब किया है। अब जाहिर बात है, मेरा छोटा सा चैनल था, उनका बहुत बड़ा चैनल था, मगर किसी को कुछ लिंक महसूस हुआ। फिर वही जो चंद अपने कर्म फरमा थे वो एक्शन में आए, और उन्होंने मुझे बोला कि इमरान, तुम अच्छे बंदे हो, तुम शरीफ आदमी हो, ये है, और दूर रहो, किन चक्रों में पड़ रहे हो, वो उनका नाम दूसरी लिस्ट में आ गया है, तो वो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो तुम अपनी सेफ साइड करो। मैंने उनको बताया कि ऐसा कोई नहीं है, मैं अपने तौर पर अपने चैनल पे काम करता हूँ, मेरे ट्वीट्स मैं अपने तौर पर करता हूँ, मेरे उनके ट्वीट्स में कोई मुताबिकत नहीं है। फिर भी उनको कुछ शक था, किसी वजह से, मैं नहीं जानता। तो मुझसे ये पूछने की या ये हवाला लेने की कोशिश की गई कि मेरा अरशद भाई के साथ कोई कांटेक्ट है, या अगर कांटेक्ट है तो किस जरिए से है, और क्या हमारी बात होती है या नहीं होती है, इस बारे में कुछ मालूमात लेने की कोशिश की गई। बहरहाल मुझे उस टाइम और या अभी भी ये बताने की जरूरत नहीं कि हम कांटेक्ट में थे या नहीं थे, क्योंकि ये एक सेपरेट इशू है मेरा। अगर वो थे भी तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माशाल्लाह एक अच्छे मुहब्बे वतन शख्स थे, पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे,
थे। अगर वो वतन से गए तो उनकी मजबूरी थी, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे या नहीं थे इस पे किसी को क्या कंसर्न हो सकता है। मगर फिर आपको वही बात बताऊं कि ये आपके खैर ख्वाह बनकर, आपके अच्छे दोस्त, आपके हमदर्द बन के, या आपको ये फिल्मों की तरह, ड्रामों की तरह नहीं है कि जान से मारने की धमकी देंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे। ऐसा कमजोर या को कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा। नॉर्मली जब ये आपको ट्रैप किया जाता है तो आपको ये आपके हमदर्द बन के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बैकग्राउंड में आपको समझ आ जाता है कि ये जो समझाना भी है इसके पीछे पैगाम क्या है। तो मुझसे ये पूछने की कोशिश की गई, जिससे मैंने उनको बोला कि ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता या मैं इस पे बात करना नहीं चाहता। मगर हैरत अंगेज बात ये हुई, अरशद भाई की शहादत से 3 या 4 दिन कबल मेरी अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से बात हुई और उसने मुझे बताया कि इमरान, आपको कुछ लोग ढूंढते हुए आए थे। जो मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज, वो खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और बहुत होशियार आदमी है। उसने मुझे बताया कि वो लोग उसको कुछ मशकूक लगे, उसने उनको पहले यहाँ कभी नहीं देखा था और वो मेरे बारे में उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ होते हैं, या दूसरी जो कुछ ऐसी तफसीलात जो उसको मालूम था कि उसने किसी को नहीं बतानी। उसने मुझे हुलिया बताया, इन लोगों को क्या आप जानते हैं? जो उसने हुलिया बताया वो ज़ाहिरी बात है मेरी पहचान के लोग नहीं थे, मगर उनमें से एक को वो पहचानता था। वो एक गैंगस्टर्स के, यहाँ पर उनका मैं मेंशन नहीं करूंगा, और कुछ इनके पाकिस्तानी टाउट्स हैं यहाँ पर जिनके आपस में लिंक्स मिलते हैं। तो उसने मुझे बोला कि ये वहां से मुझे लगे लोग कि उस जगह से आए हैं, मखसूस जगह से आए। मेरे दिमाग ने क्लिक नहीं किया। मैंने कहा यार ठीक है, तुमने अच्छा किया, किसी को भी, जाहिरी बात है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। और जो वो एड्रेस है वहां पर मैं रहता भी नहीं, वो मेरा पुराना एड्रेस है, वहां मेरा बहुत कम जाना होता है। उस जगह पर अब मेरी रिहाइश नहीं थी और मैं हैरान था। मैंने कहा शायद कोई मेरा पुराना जानने वाला हो जो उस जगह पर आया, मगर जो हुलिया और जिस जगह और जिस गैंग का नाम उसने लिया, जाहिरी बात है मेरा उनमें कोई जानने वाला नहीं था। अब हुआ उसमें ये कि जब अरशद भाई का वाकया हुआ तो मुझे अचानक से वो बात क्लिक हुई। मैंने कहा कि ये ऐसे, हम तो शौक में थे कि ये हुआ क्या है और किसने किया। जाहिरी बात, फिर मैंने दोबारा उससे इंफॉर्मेशन ली। मैंने दोबारा उसको बोला कि वो कुछ थोड़ी सी तफसील निकाले, अगर वो इन लोगों में से किसी एक का कोई लिंक निकाल सकता है। कहूंगा कि ये लिंक्स वहीं मिलते हैं जहां वो सारे बोलते हैं डर्टी हैरी वगैरह, तो जरा थोड़ी सी मुबालगा राई हो जाएगी। मगर मुझे जो सस्पिशियस थिंग लगी थी वो ये कि इनका कोई ना कोई जोड़ तोड़ उस वाकये से मिलता था कि ये मेरी मालूमात क्यों निकाल रहे थे और मेरा इन गैंग्स के साथ या किसी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं था। सेकंड, वो गैंग के लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जिस एरिया के वो इंफॉर्मेशन लेने आए थे कि दूसरे गैंग के लोगों का आना वहां खतरे से खाली नहीं है, तो उनके खुद के लिए भी खतरा था। बाहर मैंने कुछ थोड़ी सिक्योरिटी मेजर्स ली और उस जगह पर दोबारा उसके बाद कोई नहीं गया, मगर मैं थोड़ा सा एहतियात करने लगा। एक और बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये जब शहीद अरशद शरीफ भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पर्सनल उनकी बातें रिवेल की और उनकी बॉडी पे जो तशद्दुद के निशानात थे और वो सब, तो मैंने उसके तनाजुर में एक ट्वीट किया। मैंने कहा कि उंगलियों से जो नाखून खींचने वाला हरबा है वो तकरीबन हर मुल्क की एजेंसी अपनाती है। तो जब उनको कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है, जाहिर बात है बचपन से हम भी सुन रहे हैं, ये फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं कि सबसे पहला हरबा कोई भी एजेंसी स्टार्ट यहीं से लेती है, ये नाखून वगैरह खींचने और ऐसा। तो सोचने की बात ये थी कि कीनिया की पुलिस को तो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, तो कीनिया की पुलिस ऐसा क्यों करने लगी? तो उसमें मैंने लिखा कि ये जमाल खशोगी से बड़ा केस सामने आने वाला है। उसमें किसी को क्लिक हुआ और मुझे एक बड़ी वाज़ेह धमकी दी गई उसमें, आप अपनी लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, आप एजेंसियों का नाम ले रहे हैं। मैंने एक बार फिर वजाहत की, मैंने कहा मैंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया। आप मेरा ट्वीट अब देखेंगे तो उसमें किसी एजेंसी का नाम नहीं है, मैंने लिखा हर मुल्क की एजेंसी। अब वो कोई सा भी मुल्क हो सकता है, हर मुल्क में सैकड़ों दसियों मुल्क आ सकते हैं कि वो लोग ऐसा करते होंगे, पर स्पेसिफिक मैंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया। मगर बहुत हसास है हमारे चंद लोग कि उनको लगा कि शायद उन्हीं का जिक्र हुआ है और उसके साथ उन्होंने एक और मेरे से मालूमात लेने की कोशिश की। आपने अक्सर आदिल राजा भाई से भी सुना होगा कि डीएचए में प्लॉट्स बांटे गए थे, करोड़ों की मालियत के प्लॉट्स इनको दिए गए, हर टॉप जनरल को प्लॉट्स अलाट हुए हैं। तो मैंने भी ये ट्वीट किया था इसके ऊपर कि लाहौर के डीएचए में जो करोड़ों रुपए की मालियत के प्लॉट वो किन अफसरों को मुंह बंद करने के लिए दिए गए। इसके ऊपर भी मुझे पूछने की कोशिश की गई, दबाव डाला गया कि मैं बताऊं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई। और ये इन्फॉर्मेशन हालांकि सिर्फ मेरे पास नहीं थी, 2-3 और लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें सबसे ज्यादा ये
کے عادل راجہ صاحب جو بڑے بھائی ہیں اپنے، انہوں نے بھی کافی دفعہ اس کے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا۔ سونے پر سہاگا جو صحیح جس کے اوپر میری شامت آئی وہ میں نے کیا تھا حسن عسکری کے اوپر ٹویٹ۔ حسن عسکری کے اوپر جب میں نے ویلاگ بنایا تھا، اس ویلاگ کے اوپر مجھے شدید قسم کا دباؤ ڈالا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ یہ اس کے اوپر محکمانہ کارروائی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ نے یہ محکمانہ کارروائی اپنی جو جورسڈکشن میں نہیں کی ہوتی، اس کو سول میں لے کر جاتے، عدالتوں میں کیس چلتا۔ ایک میری نظر میں ابھی بھی یہ زیادتی کی گئی، ایک سویلین کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک عام آدمی کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ، وہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جو کیس ان کی طرف سے پیش کیا گیا اس نے کسی کی توہین نہیں کی۔ الزام یہ لگایا گیا اس نے کور کمانڈرز کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ کور کمانڈرز کو وہ بغاوت پر کیسے اکسا سکتا ہے جب اس نے مین ایکیوزڈ جس شخص کی بات اس کو پسند نہیں آئی اور جو ان کور کمانڈرز کا سربراہ ہے، اس نے اس کو خط لکھا اور اس خط کی کاپی اس نے باقی کور کمانڈرز کو بھیجی۔ جب اس کا مخاطب ہی جنرل باجوہ تھا اور اس نے اس جنرل باجوہ کو بھیجے گئے خط کی کاپی کور کمانڈرز کو بھیجی، تو وہ سیپریٹلی ان کو کیسے بغاوت پر اکسا رہا تھا؟ کیا وہ دودھ پیتے بچے ہیں؟ کیا وہ ایک خط سے باغی ہو جائیں گے؟ جن لوگوں کو انڈیا کی، اسرائیل کی، کسی اور ملک کی فوج اگر باغی نہیں کر سکتی تو ایک عام پاکستانی شہری کا خط ان کو باغی کر دیتا۔ آپ لوگوں نے اس کو ٹرائل کر کے 5 سال کی کتنے سال کی قید سنا دی اس بیچارے کو، اس کو اس کے پیرنٹ سے ملنے نہیں دیا جاتا، آپ اس کو دور دراز کی جیلوں میں پھینکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ اعظم سواتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جو اعظم سواتی کو آپ ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دور دراز کی جیلوں میں، دور دراز کے علاقوں میں آپ اس کے اوپر مقدمات بناتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو بتانا ہے کہ ہم آپ کا یہ حال کریں گے اگر آپ ہم سے سوال کریں گے، اور آپ نشان عبرت ہمیں بنا کر ہماری لاشیں چوراہوں پر بھی ٹانگ دیں کہ آپ کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ بھائی اگر ہم سے سوال کرو گے تو یہ تمہارا حال کریں گے، تو آپ وہ کر رہے ہیں نا، یہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے یہ بولنے میں کوئی نہیں ہے مسئلہ، آپ نے مجھے دھمکیاں بھیجی کہ یہ حسن عسکری والا ڈیلیٹ کرو، اس ویلاگ کو ہٹاؤ، ورنہ اس کے کانسیکوینسز تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا مجھے بتا دیں اگر میں غلط ہوں، اگر آپ نے اس کی باقاعدہ ٹرائل پراپر کی ہے، اس کو اپنے ٹرائل کا حق دیا گیا ہے دفاع میں، تو میں اپنا ڈیلیٹ کر دوں گا۔ مگر جتنی تحقیق میری تھی اس میں مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ میں نے جب یہ ویلاگ کیا اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی، اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے۔ عادل راجہ صاحب نے اس کے اوپر کیا، ملیحہ ہاشمی نے اس کے اوپر کیا، سب نے اس کے اوپر ویلاگز بھی کیے، ٹویٹس بھی کیے، اور کچھ تھوڑی سی اویئرنیس لوگوں میں آئی کہ ہاں حسن عسکری نام کا بھی کوئی بچہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے، جس نے توہین باجوہ کی ہے۔ باجوہ سے اس نے کہا کہ تمہیں ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اگر باجوہ کو خود ایکسٹینشن پسند نہیں تھی تو اس کو یہ خط پڑھ کے اتنی تکلیف کیوں ہوئی کہ اس کو لگا کہ اس بچے کا ٹرائل کرنا چاہیے؟ پھر اس میں وہ اعظم سواتی صاحب کا وہی آ گیا ٹویٹ، میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ جو ان لوگوں نے گھٹیا حرکتیں کر دی ہیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ اور شہباز گل اور جمیل فاروقی کے ساتھ، تو اس میں سواتی صاحب نے وہ رسپونڈ کیا، اور انہوں نے وہ فیصل نصیر کو انہوں نے بولا کہ فیصل نصیر از bastard, he will pay for it, I will follow that SOB سے آپ سمجھ جائیں کیا مطلب تھا، at every legal and ethics forum۔ انہوں نے کہا I will follow at every legal and ethics۔ اس کا انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے سواتی صاحب کو اپنے ہر لیگل حق سے محروم کر دیا۔ جو ججز اس ٹائم بے شرمی اور بے غیرتی کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے، کون سا جج اس وقت GHQ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے اور وہ کسی بھی پاکستان کے شہری کو انصاف نہیں دے رہا، ان لوگوں کو ذہن میں رکھیے، ان لوگوں کو بھولیے گا مت۔ ایک نہ ایک دن یہ قانون کے شکنجے میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور پاکستان کی عوام ان کو کٹہرے میں دیکھے گی، ہم بھی انشاءاللہ ایک دن معظم ملک بنیں گے۔ بھائی ارشد شریف کا جو لنک یہ میرے ساتھ نکال رہے تھے، یا جو بھی ان کو معلومات چاہیے تھی، یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ میں ایک دوسرے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ آخر یہ سب کیا چکر تھا، یہ کیوں ان کے ساتھ لنکس ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کو اس سے کیا چاہیے تھا، اور اس کے بعد کیا سٹوری ہوئی۔ یہ ایک الگ اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی آپ کو ایک داستان سننے کو ملے گی۔ یہ میں اپنے دوسرے ویلاگ میں اس کے اوپر میں تھوڑا تفصیل سے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اب یہاں پر آتے ہیں اس مین فساد کی جڑ کی طرف جس کی وجہ سے یہ ساری ٹینشن کریٹ ہوئی میرے لیے۔ ایک طویل انتظار ہم نے کیا کہ شاید حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں، اور یہ نہیں گئے۔ تو آخر کار وہ مبارک دن آیا جب ایک منحوس صورت اپنے عہدے سے اتری اور اس نے اس ملک کی جان چھوڑی۔ حالانکہ اس کی باقیات ابھی بھی چپکی ہوئی ہیں، اس کی باقیات ابھی گئی نہیں ہے، مگر وہ خود ایک جس کو دیکھ کے پورے پاکستان میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی تھی، اور جو شخص اس کو دیکھتا تھا بے اختیار اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکلتا تھا، اچھے میں نہیں برے الفاظ
अल्फाज में। और मैंने आज तक इतनी किसी पाकिस्तानी सियासतदान हो या कोई भी हो, मैंने आज तक नहीं देखा किसी के लिए कि पाकिस्तानी कौम इतने गमो गुस्से का इजहार करती है उसका नाम आते ही। तो जैसे ही उससे हमारी जान छूटी, मैंने एक 3 लफ्जों का ट्वीट किया। आपने भाई अरशद शरीफ शहीद, उन्होंने एक अपनी जिंदगी में एक ऐसा 3 अल्फाज का हमें एक मोटो दिया, एक ऐसी उन्होंने हमें लाइन दे दी कि वो जो सुनता था, जो कसूरवार लोग थे तो उनको आग लग जाती थी। और वो था, वो कौन था? तो जिस दिन ये मनहूस सूरत उतरी तो मैंने वही 3 अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने उसकी तस्वीर के साथ लिखा, वो ये था। और इस 3 अल्फाज के ट्वीट की मुझे नहीं अंदाजा था कि इतनी दूर तक इसकी बाज़गश्त जाएगी और इतना ये लोग उसके ऊपर गुस्सा करेंगे कि मुझे सीधे धमकियों वाले पैगामात आए और मुझे कहा गया कि अगर इसको डिलीट आपने नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद वो सिलसिला स्टार्ट हुआ जिसके मैं कुछ पाकिस्तान वाली डिटेल्स जो सी हैं, जो फैमिली वाली डिटेल्स हैं, उनको मैं हज़फ करूंगा। और मुझे बताया गया, मुझे पैगामात भेजे गए कि इसको डिलीट करो वरना फिर बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई इतना टार्जन का बच्चा नहीं हूँ, और इसके बावजूद मैंने थोड़ा हौसला दिखाया और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये ट्वीट मैं डिलीट नहीं करूंगा। और इसके मुझे बाद बड़े संगीन नताइज की मजीद पैगामात आए और मुझे कहा गया कि ये ट्वीट तो डिलीट होगा और आप करेंगे। और उसके बाद एक दिन मैंने कुछ ऐसी को मिस्टेक की, जो मेरा आइडिया है कि मैंने कोई ऐसा अपने किसी जानने वाले की तरफ से कोई लिंक आया जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जो मेरा जहन पिकअप करता है कि उसके बाद मेरे फोन का जो सारा सिस्टम, उसके वो सर्वेलेंस उसकी स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि कुछ एक्टिविटीज मेरे फोन पर चल रही हैं। खैर उस वक्त मुझे इतना इसका आइडिया नहीं हुआ, मगर मुझे जो फाइनल पैगाम आया उसमें मुझे कहा गया कि आप ये ट्वीट डिलीट करेंगे। मेरे बहुत करीबी जो थे, मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, उनसे मुझ पर प्रेशर डलवाया गया कि आप इसको डिलीट करें और इसके ऊपर माजरत का एक वीडियो रिकॉर्ड करवा कर भेजें, कॉर्ड में रखा जाएगा और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा और ऐसा सब कुछ। तो मैंने कहा कि ये ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। हालांकि वो मेरे बड़े चाहने वाले और बड़े करीबी थे। उन्होंने कहा कि इमरान खतरनाक हो सकता है हम सब के लिए। मैंने फिर भी उसके बावजूद मैंने उसको मना किया। मैंने कहा मैं ऐसा कोई माफी वाला या कुछ ऐसा वीडियो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार की तौहीन भी नहीं की। मैंने इंतजार किया कि जब वो शख्स ओहदा छोड़ दे ताकि उस ओहदे की तौहीन ना हो। ये लोग क्योंकि हमारी किसी भी शख्स को बात की गई है उसको इदारे से या ओहदे से जोड़ देते हैं। तो मैंने इंतजार किया और जब वो ओहदा खत्म हुआ तो मैंने एक रिटायर्ड शख्स के बारे में ये बात की। मुझे उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं था, तो मैंने उससे साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मुझे आप माफ रखिए। उसी शाम को एक बड़ा हैरत अंगेज वाकया हुआ कि मैंने अपना ट्विटर एक्सेस करने की कोशिश की तो मेरा ट्विटर एक्सेस नहीं हुआ। मैं बहुत हैरान हुआ। जो मैंने उसका पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की तो मुझे उसका पासवर्ड भी रीसेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन नहीं आई उसकी। तो उसी शाम मुझे अपने एक बड़े करीबी दोस्त हैं जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। ट्विटर पे काफी लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। जब वो 2 ट्वीट्स मशहूर जमाना जो इस मनहूस की तारीफ में किए गए मेरे अकाउंट से, वो भी मैं आज क्लियर कर दूं कि वो ट्वीट्स मैंने नहीं किए थे, वो ट्वीट्स मेरी तरफ नहीं हुए थे। वो 2 ट्वीट्स हुए, मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे गए और मुझे लोगों ने कंफर्म किया कि ये आपने ये ट्वीट्स किए हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरा ट्विटर और इवन मेरा व्हाट्सएप भी जो है, मुझे काफी लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल की ट्राई की और मुझे हालचाल पूछने के लिए मुझे मैसेजेस आए, मगर मेरा व्हाट्सएप भी सर्वेलेंस पे था और मुझे पता लग गया कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। लिहाजा किसी को भी मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, मेरे से लिंक होने की वजह से, तो मैंने उन कॉल्स को और मैसेजेस को अटेंड नहीं किया, उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे अपनी कॉन्टेक्ट भी डिलीट करने पड़े ताकि किसी को नाम और उसके वो पता नहीं चले कि कौन शख्स मुझे मैसेज किस नाम से कर रहा है या किसका है। उसमें आइडेंटिफिकेशन काफी हद तक हाइड हो जाती है। तो मैंने उस सब की चैट हिस्ट्री क्लियर की ताकि किसी किस्म की कोई मसला ना बन सके किसी के लिए। 2 ट्वीट्स होने के बाद मैं परेशान हुआ। मैंने दोबारा एक्सेस के लिए ट्राई की और मैंने अपने एक दोस्त हैं, वो काफी अच्छा वो हैकिंग और ये सब उसमें एक्सपर्ट है, मैंने उनसे राब्ता किया और मैंने उनको बताया कि ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे खतरा था कि कहीं मेरे ट्वीट्स डिलीट ना किए जाएं जो मैंने कर चुका। उसको फौरी रोकने के लिए मुझे उन्होंने एक हल दिया, उन्होंने बताया, तो उससे मैंने उसके ऊपर जब अमल किया तो मेरा अकाउंट लॉक हो गया। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रिक अपना काम किया, मेरा अकाउंट लॉक हुआ और उससे मजीद कोई ट्वीट्स नहीं किए गए उस 2 ट्वीट्स के बाद। और उसके बाद मैंने मुसलसल कोशिश जारी रखी कि मेरा अकाउंट रिकवर हो जाए और उस दौरान मुझे मुसलसल मेरे व्हाट्सएप के ऊपर पैगामात आते रहे, वो दूसरे खैर ख्वाहों की तरफ से भी और असल चाहने वालों की तरफ से भी। और खैर ख्वाहों को मैंने इसी उसमें रखा मखमसे में कि शायद ये नंबर मेरे यूज में है, तो मगर मैं इसको मेन लोगों से कट ऑफ करके इस नंबर को मैं साइडलाइन कर चुका था, क्योंकि मेरा फोन उस टाइम सेफ नहीं था, सर्वेलेंस के ऊपर था। तो जब मेरे अकाउंट की एक्सेस मुझे वापस मिली और मैंने उसको जब
चेक किया, क्योंकि मैं हर ट्वीट का स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ। जो भी मेरा ट्वीट होता है उसको एक स्क्रीनशॉट भी मैं बनाता हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे और मुझे पता हो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ट्वीट्स महफूज रहे। हाँ, सिर्फ जो एक ट्वीट की उनको ज्यादा तकलीफ थी वो ये था, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये ट्वीट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस ट्वीट को इन लोगों ने डिलीट कर दिया, मगर इसके जैसे ही डिलीट हुआ, मेरा ख्याल है, जो मेरा अंदाजा है कि इसके डिलीट होते ही मैंने अकाउंट उस टाइम तक मैं सक्सेसफुली अपना लॉक कर चुका था, वो इनके यूज में भी नहीं था, वरना शायद मेरे इस अकाउंट का काफी नुकसान हो जाता, या हो सकता है कि मैं अपना ये अकाउंट ही खो देता। खैर, उसका मुझे इतना टेंशन नहीं है। अकाउंट तो मेरा, जब भी मुझे यकीन है कि मैं कोई दूसरा भी बनाऊंगा उसके ऊपर भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगी फॉलोइंग भी और रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। लोगों को पता चल जाता है कि मैंने कौन सा पैसे दे के सबको फॉलोअर्स को साथ लगाया। जो जो मुझे पढ़ते हैं, जो अच्छा समझते हैं, वो मुझे दूसरे अकाउंट से फॉलो कर लेंगे। मगर उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हम लोग किस मुल्क में जी रहे हैं, हम लोग किस किस्म की आजादी इंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये क्या किसी दूसरे मुल्क में ऐसा मुमकिन है? क्या किसी दूसरे मुल्क में कोई रियासती इदारे, कोई रियासत अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक करती है? आज हमारे सामने जिंदा मिसालें हैं। आजम स्वाति साहब की जिंदा मिसाल है, शहबाज गिल साहब की, उनको कैसे खामोश करवा दिया गया है। वो शख्स जो इमरान खान की आवाज था, उसको कैसे खामोश किया गया है। और बहुत से ऐसे लोग जिन्हें डरा कर, धमका कर, मार पीट कर, नंगा करके, उनके वीडियोस बनाकर, और ये कैसी कैसी हरकतें और किस किस्म के अखलाक बाख्ता वीडियोस, ऑडियोज ये नून लीग से बनवा रहे हैं। और मुझे 100% यकीन है कि जिस तरह का ये गलीज कंटेंट है, इसके पीछे राना सना, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब, यही गलाजतें जो है इस वीडियो के वो स्क्रिप्ट लिखती हैं, ये ऑडियोज के जो ये इमरान खान के खिलाफ निकाल रहे हैं। वरना कोई आम कह लें कि नॉर्मल सा भी बुरा शख्स इतना गलाजत नहीं सोच सकता जितनी गलाजत एक अकेले राना सना और ये तलाल चौधरी टाइप लोगों के और ये आबिद शेर अली टाइप लोगों के दिमागों में भरी हुई है। एक और गलीज शख्स का मैं आपको नाम बता दूं, वो है आपका वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ये इतना घटिया और बेशरम आदमी है, आप इसकी कभी ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं, ये ट्विटर के नून लीग के फाहिश तरीन लोगों को रिट्वीट करता है, जिनके गलाजत से भरे हुए और इंतहाई बेहुदा अल्फाज के इस्तेमाल के साथ जो लोग ट्वीट करते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त वो कबीर राजा और एक दो और लोग हैं। मैं आपको उसके एक दिन मैं स्क्रीन शॉट्स के साथ बताऊंगा कि उन लोगों को ये रिट्वीट्स करता है, और ये खुद कितना बड़ा गलीज आदमी है, जो बजाहिर टीवी पर बड़ा मोतबर इसको बनाकर बिठाया जाता है। मगर क्या कर सकते हैं, अभी ये सारा मुसल्लत किया गया है टोला हमारे ऊपर, तो हमारे बस में कुछ नहीं है। इस वीलॉग में कुछ चीजें जितनी मुझे लगा कि सेफ है, मैंने रिवेल कर दी हैं। कुछ चीजें अभी भी पसे पर्दा है। इसमें मैं आपको दो चीजें खास, एक पाकिस्तान वाला पोर्शन था, वो मैंने उसको थोड़ा सा कुछ लोगों की सेफ्टी की वजह से हज़फ किया, और उसमें अरशद शरीफ भाई की जो कहानी, जो इन लोगों ने उसका लिंक था, और वो उसमें से मैंने काफी चीजें हज़फ कर दी हैं। अरशद शरीफ भाई वाले पे मैं दोबारा बनाऊंगा, और उसमें जो मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उनकी शहादत से कुछ दिन पहले और फिर उनकी शहादत के बाद क्या प्लानिंग की गई, किस तरीके से की गई, ये सब मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। इस व्लॉग को अभी मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ। मुझे उम्मीद है मैंने काफी हद तक तफसीलात बता दी हैं जो मेरे दिमाग ने किया। तो एक बार फिर बता दूं, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं था, तो जो लोग एंड के इस पार्ट तक पहुंचे हैं उनके लिए कि अभी फिलहाल इतना ही। फिर इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में कोशिश करूंगा, जो अगर कुछ चीजें याद आई उनको ऐड करता रहूंगा। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।